शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः प्रयागराज एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आज एक अगली कक्षा को करने वाले हैं। हिंदी भाषा कौशल एवं संचार के बहुविकल्पीय प्रश्नों के श्रृंखला में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अपव्यय, इन 5 टॉपिक के 25 प्रश्नों को देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इसके पहले आपको हम बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में हिंदी वर्णमाला, वर्तनी और विराम चिन्ह के बारे में 25 प्रश्न करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी भाषा कौशल एवं संचार की, जहां पर आपको सभी टॉपिक को कराया गया है। उसके बाद MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आप शुरू कराया गया है। धीरे धीरे करके सभी MCQ करा दिए जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि इस विश्वविद्यालय संबंधित और भी अपडेट हैं आपको मिलती रहे। चलिए हम शुरू करते हैं। 25 प्रश्नों में एक एक प्रश्न को देखेंगे और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि प्रश्नों को डिटेल में जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इन प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? चलिए आप बताइएगा। उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं कि 4 भेद होते हैं कि 5 भेद होते हैं कि 6 भेद होते हैं? तो हम संज्ञा के जो प्रकार हैं वह 2 दृष्टि से इन प्रकारों को देखते हैं। पहला उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के तो नहीं हैं, ठीक है। और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर आपको जब संज्ञा हमने पढ़ाया है तो उसमें इसको डिटेल में पढ़ाया है। संज्ञा जो उत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। 5 होते हैं किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। क्लियर? यहाँ से जैसे भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसी प्रकार से उत्तर दीजिएगा। अगर केवल आपसे पूछा जाएगा संज्ञा के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं, तब आप 5 बताइएगा। अगर जैसे ही आपको उत्पत्ति के आधार पर कहेगा 3 प्रकार बताइएगा, चाहे संज्ञा कितने भेद होते हैं या अर्थ की दृष्टि से पूछ लेगा तो 5 ही दोनों में लगाइएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? तो द्रव्य में आप जानते हैं क्या आता है, व्यक्ति में भी जानते हैं क्या आता है, जाति में भी क्या आता है। यह कोई जाति नहीं है, ठीक है। जाति तब होता जब आपका केवल स्त्री होता। स्त्री होता तब क्या होता? जातिवाचक हो जाता। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर भाव आ रहा है, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो यहाँ पर यह भाव उत्पन्न हो रहा है, यह कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इन जो आपका जितने भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनमें आपका निर्माण जातिवाचक संज्ञाएं जितनी होती हैं उसमें क्रिया, अपव्यय या सर्वनाम संज्ञा, इसके अंत में आपका आव, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता आदि प्रत्ययों को जोड़ दिया जाता है। जैसे स्त्री में क्या जोड़ दिया गया है? त्व। ये स्त्री जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसमें प्रत्यय जोड़कर आपका क्या बना दिया गया है? भाववाचक संज्ञा। तो इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पर त्रुटि हो गई है, इसमें रहेगा इनमें से सभी, ठीक है। इनमें से सभी। अब आप तो जान ही गए होंगे उत्तर भी क्या है। समूहवाचक संज्ञा है टीम, पुलिस, अधिकारी। ये जितने भी हैं ये समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं
जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर पूरे समूह का या पूरे समुदाय का बोध कराता है, वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होता है। समूहवाचक संज्ञा में वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी सेट, ऑर्केस्ट्रा, जितने भी समूह में कोई भी चीज़ें होती हैं वह सभी समूह में आते हैं। तो पुलिस भी समूह है, अधिकारी वर्ग भी समूह है, टीम भी समूह। ठीक है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हुई। अगला है भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा के बारे में अभी पिछले ही प्रश्न बताया है, दूसरे प्रश्न में स्त्री के बारे में, कि किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो सुंदरता, वीरता, समीपता, इसमें सभी में भाव है। ठीक है, तो इनमें से सभी, यह विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर डी। यह बहुविकल्पीय प्रश्न ही होता है। 75 प्रश्न आएंगे। आपको डिटेल से अगर जानना हो इस विषय के बारे में कि आपके कितने प्रश्न हैं, पूरा सिलेबस क्या है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी हिंदी भाषा कौशल एवं संचार की। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक वीडियो आपको मिल जाएगा कि पूरा पाठ्यक्रम क्या है, कितने घंटे का पेपर है, कितने प्रश्न आएंगे, डिटेल से बताया गया है। क्योंकि इतना डिटेल में फिर बताएंगे तो फिर आपका 10-15 मिनट लग जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। कौन सा शब्द बहुवचन है, कौन सा शब्द बहुवचन है। माता, प्राण, लड़का, पानी। इसमें से जब हमने संज्ञा सर्वनाम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें एक वचन बहुवचन भी आएगा, लिंग, वचन और कारक भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए अलग से कोई बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं बनेगा, इसी के अंतर्गत आते हैं। कोई अलग से आपके चैप्टर में भी, पाठ्यक्रम में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं लिंग, वचन और कारक भी। तो यहाँ पर वचन पूछा है आपका बहुवचन, माता ये तो एक वचन हो गया, लड़का यह भी एक वचन हो गया, पानी हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, और जो प्राण है वह हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसको आपको हमने पढ़ाया भी है, लिखाया भी है, जितने भी कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वचन है बाल, हस्ताक्षर, कैंची और जनता, ये 4 विकल्प हैं। तो एक वचन, इसमें से एक वचन जो है वह बाल हमेशा बहुवचन में होता है, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होता है, कैंची हमेशा बहुवचन में होता है, लेकिन जनता का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। तो आपके जितने भी अपवाद हैं उसको लिखाए गए हैं, आप देखकर उसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, ये तीनों स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ठीक है, ये जो कपट है यह पुल्लिंग का शब्द है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में भी आपको बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो गाय ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, किसी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, पहाड़ ये भी जाति का बोध कराता है, आम भी जाति का बोध कराता है, यमुना जो है वह किसी पर्टिकुलर एक नदी का नाम है। ठीक है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है। कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। यहाँ पत्ता जो है वृक्ष से अलग हो रहा है, तो जहाँ पत्ता यानी कि कोई वस्तु अलग होती है कहीं से, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर यह वृक्ष से जो है पत्ता अलग हो रहा है, तो ये अपादान कारक है। ठीक है, कारक के बारे में आपने पढ़ा है कि कारक 8 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, कौन सा कारक है।
कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो इसमें विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ठीक है। अधिकरण कारक उसे कहते हैं जो क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए, यानी कि वह कहीं बैठा है, ठीक है, तो स्थान का बोध करा रहा है। पक्षी कहाँ बैठा है? वृक्ष पर। स्थान का जहाँ बोध हो रहा है वहाँ कौन सा कारण होगा? कारक होगा, वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होगा। तो विकल्प नंबर आपका डी इसमें सही होगा। ठीक है। अगला हम देखते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के हैं। 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 प्रकार। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 को डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से 6 होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इन 6 भेद को आप भेद या प्रकार कह लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। प्रकार आपसे अगर पूछेगा या भेद पूछेगा तो 6 होते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। जब आप सर्वनाम में जाएंगे वहाँ पर जब वाचक पढ़ेंगे उसमें आप जब पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये उत्तम पुरुष में आते हैं। तो आपका विकल्प सही होगा उत्तम पुरुष। ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या क्या आता है? मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम, तुमने, तूने, मुझे, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। ठीक है। और अन्य पुरुष में क्या आता है? वह, यह, ये, वे, इन, उन, उनको, इनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। ये अन्य पुरुष में आता है। इसको आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? कोई, कौन, जो, वह। तो संबंधवाचक सर्वनाम 2 हैं, जो और सो। जो और सो। आपका विकल्प नंबर सी सही है। कोई कौन सा सर्वनाम है? यह है अनिश्चयवाचक। कौन सा है? अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक। कौन कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। और वह क्या है? निश्चयवाचक। वह क्या है? ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई, वह। कौन जो है वह कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है? कौन और क्या, ये 2 हैं। जो और सो कौन सा है? जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। अनिश्चयवाचक कोई और कुछ, कोई और कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और वह, यह, ये, वे, निजवाचक सर्वनाम। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा सी। आपको विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, कोई। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। विशेषण शब्द कौन सा है? भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। यह इसमें से बताइए कौन सा सही है। तो आपका विशेषण, आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, थोड़ा। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? आप पढ़े होंगे विशेषण में विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण,
और परिमाण बोधक विशेषण। तो इस प्रश्न में हम पूछ रहे हैं गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गुणवाचक जो शब्द संज्ञात हो सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उसे हम गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं, कालबोधक हो सकते हैं या रंग से के आधार पर होते हैं या दशा के आधार पर या गुण के आधार पर या आकार के आधार पर। तो इसमें से चौगुना आपका चौगुना क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यह भी 3 भी संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा जिसमें आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और जो नया है यह गुणवाचक विशेषण है, नया पुराना। ठीक है, ताज़ा मौसमी प्राचीन लाल पीला काला नीला, यानी कि यह कालबोधक है। ठीक है, कालबोधक गुणवाचक विशेषण है। ठीक, अगला आता है मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, मनुष्य, मानवीकरण, मानवता, मानवीय, ये प्रश्न है। तो कौन सा विशेषण बनेगा आपका, यह बनेगा मानवीय, विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। जब आप क्रिया के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पर तो आपको मुख्य रूप से 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उसके अलावा भी और कई अन्य क्रियाएं होती हैं, लेकिन जो मुख्य होती हैं 2 होती हैं। तो इसमें इस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है। तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, यानी कि अकर्मक क्रिया। अगर कोई कर्म रहेगा यानी कि ऑब्जेक्ट रहेगा तो कहाँ क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए। निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया है, जो अन्य भेद हैं इसमें, वो संयुक्त क्रिया के जो कुछ अन्य भेद हैं वो 6 हैं। द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है, तो ये संयुक्त क्रिया के बारे में पूछ रहा है कि संयुक्त क्रिया क्या है। तो संयुक्त क्रिया चिड़ियाँ उड़ा करती हैं, अब त्यागपत्र दे ही डालो। ठीक है, वह खाने लगा, चिड़िया उड़ा करती। ठीक है, और सभी। तो यह विकल्प देखिएगा, संयुक्त क्रिया उसे कहते हैं जहाँ पर 2 क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का कार्य करती हैं। 2 क्रियाएं होती हैं लेकिन दोनों मिलकर एक क्रिया का कार्य करते हैं। जैसे चिड़िया उड़ा करती हैं, तो यहाँ पर उड़ा और करती 2 क्रियाएं हैं लेकिन काम एक करती हैं। पत्र दे ही डालो, ठीक है, तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं। खाने लगा, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। तो ये संयुक्त क्रिया है। तो यह विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं। इसमें भी कारक भी आप पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत में। तो आपको पढ़ाया गया है कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के भेद होते हैं 8। कौन सा, कर्ता कारक, दूसरा करण कारक, तीसरा अपादान कारक, चौथा अधिकरण कारक, पांचवा कर्म कारक, छठा संप्रदान कारक, सातवां संबंध कारक और 8वां संबोधन। यह 8 भेद होते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला है अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अपव्यय। दूसरा है क्रिया विशेषण अपव्यय, क्रिया विशेषण अपव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अपव्यय, समुच्चय बोधक अपव्यय। और चौथा है विस्मयादि बोधक अपव्यय, विस्मयादि बोधक अपव्यय। ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है अविकारी शब्द होते हैं। तो आपको शुरू में ही हर
चैप्टर में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अपव्यय सभी में बताया था विकारी और अविकारी। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये चार शब्द आपके क्या होते हैं, ये विकारी में आते हैं और अविकारी में क्या आता है, अपव्यय। तो विकल्प नंबर आपका सही होगा क्या, चौथा। अगला है गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी आएगा। तो गीदड़ का स्त्रीलिंग कौन सा होगा बताइएगा। गिदड़िन, गिदड़नी, गीदड़ी और चौथा है गिदड़िया। यह प्रश्न आपके लिए है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको 23 वाले प्रश्न का उत्तर बताइएगा और आपको कल सुबह इस 23 वाले प्रश्न का उत्तर आपको पिन मैसेज में, आप वीडियो में जाएंगे, आपको यह विकल्प 23 का जो भी उत्तर सही होगा, ए सही होगा तो ए, बी सही रहेगा तो बी, लिख कर वहाँ पर पिन कर दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यह प्रश्न आप लोग बताइएगा कि कौन सा सही होगा। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है। के लिए 8 कारक का चिन्ह हमने बताया है, तो के लिए किसका है बताइएगा आप लोग। यह संप्रदान के लिए है, संप्रदान के लिए। ठीक है, कर्म कारक का क्या चिन्ह होता है, कर्म कारक का चिन्ह है को। ठीक है, संबंध का क्या है, संबंध का है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये संबंध का है। और अपादान का क्या है, अपादान का क्या है से। ठीक है, और फिर संप्रदान के लिए। ठीक है, इसका आप जो चिन्ह है इसको दिमाग में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न इस जो चैप्टर चल रहा है उसका है, आंसू का बहुवचन क्या होगा। एक वचन बहुवचन के बारे में जो भी शब्द आपको बताया गया है, आप लोग जाइए वीडियो, जितने भी शब्द बताए गए हैं, बहुत थोड़े से शब्द बताए गए, उसमें से अगर प्रश्न जब अगर बहुवचन एक वचन से आएगा तो प्रश्न जरूर आएगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जितने भी वीडियो आपको बताए गए हैं सभी वीडियो, बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाए गए हैं, आपको लगेगा कि आपको तो पता है, लेकिन वहाँ से जो बहुत ही शार्ट में वीडियो बनाए गए हैं तो वो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आंसू खुद में ही बहुवचन है तो इसका बहुवचन कुछ होगा ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। आंसू बहुवचन शब्द ही है। ठीक है, तो आंसू का आंसू नहीं होगा कि वही होगा, इनमें से अगर कोई नहीं विकल्प है तो यह विकल्प सही होगा। ठीक है, क्योंकि आंसू खुद ही बहुवचन शब्द है। ठीक है, आंसुएं आंसुएं नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये होगा, लेकिन नहीं होगा। अगर आप एक वचन बहुवचन में पढ़े होंगे तो कई शब्द आपको एक वचन बहुवचन में बताए गए हैं। अगर आप कहें तो उसको फिर से हम रिवीजन कर देंगे, लेकिन उसका रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं है। आप चाहिए वीडियो को और पुरानी वीडियो में देखेंगे तो पूरा डिटेल में एक एक चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए ख़त्म करते हैं, इसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जल्दी ही आपके और 25 प्रश्न और ही आने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और ये प्रश्न नंबर 23 का उत्तर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।